हेलो एवरीवन, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो कि हमारे इंडिया में होता है अंडर NTEP, दैट इज़ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो जो टीबी है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ देयर इन फार्मा एंड माइक्रो ऑल्सो। तो मेक श्योर कि तुम टीबी तो एटलीस्ट करके ही जाओ पेपर में। तो अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल टीबी जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है उसमें हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। इसका मतलब कि ये वो टीबी है जिसमें किसी भी ड्रग के अगेंस्ट तुम्हें अब तक रेजिस्टेंस नहीं आई है। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी जो होता है वो 6 महीनों के लिए होता है, जिसमें 2 महीने का इंटेंसिव फेज़ होता है और 4 महीने का कॉन्टिन्यूएशन फेज़ होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो उसका इलाज चलेगा 6 महीने तक। तो 2 महीने के इंटेंसिव फेज़ में हम चारों की चारों फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे। दीज आर HRZE। TB इज़ फर्जी, तो उसमें देते हैं हम हर्जी। H फॉर आइसोनायाजिड, R फॉर रिफेम्पिसिन, Z फॉर पायराजिनामाइड एंड E फॉर इथेम्बिटोल। दीज आर द 4 ड्रग्स जो दिए जाते हैं 2 महीने के इंटेंसिव फेज़ में। ठीक है, उसके बाद 2 महीने बाद 3 से 6 महीने तक हम देते हैं सिर्फ HZE, दैट इज़ आइसोनायाजिड, पायरिजिनामाइड एंड इथेम्ब्यूटोल। तो बाकी के जो 4 महीने होते हैं उनमें हम रिफेम्पिसिन नहीं देते। ठीक है, सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट फॉर ड्रग सेंसिटिव टीबी। अब हम आएंगे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पे। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है वो कोई एक कैटेगरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसमें 4 ड्रग दे रहे थे। तो मे बी किसी एक ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाए बैक्टीरिया, मे बी 2 ड्रग से हो जाए, मे बी सब से हो जाए। तो बेस्ड ऑन वो किस किस से रेजिस्टेंट हुआ है या कौन कौन से ड्रग्स के साथ वो नहीं कर पा रहा, मतलब रेजिस्टेंट हो गया है, तो बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे टाइप्स है इसके। सो लेट्स लर्न। तो एक तो होता है हमारा मोनो ड्रग रेजिस्टेंस और एक होता है रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, मोनोड्रग एंड रिफेम्पिसिन ये दोनों मैं एक साथ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि HRZE है तो उसमें रिफेम्पिसिन हम सेकंड जो फेज़ था दैट इज़ कॉन्टिन्यूएशन फेज़ उसमें नहीं दे रहे थे। तो हम क्या करेंगे, HZE को एक साथ ले लेंगे। तो मोनोड्रग रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर द ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू एनी वन ऑफ द HZE। तो R कहाँ गया, तो R के लिए हम अलग से रेजिस्टेंस देखते हैं कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट कब होगा, अगर इट इज़ रेजिस्टेंट टू रिफेम्पिसिन बट सेंसिटिव टू आइसोनायाजिड। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ समझनी है कि मोनोड्रग रेजिस्टेंस क्या होगा, HZE। तीनों में से किसी एक से भी अगर रेजिस्टेंट होगा तो दैट विल बी मोनोड्रग रेजिस्टेंट। लेकिन रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट कब होगा, जब ड्रग रेजिस्टेंट है फॉर रिफेम्पिसिन बट सेंसिटिव है फॉर आइसोनायाजिड। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंट है। तो ये हो गए हमारे दोनों एक साथ हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं पॉली और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या है। ठीक है, तो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो पॉली में क्या होगा, इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोर देन वन ऑफ HZE। ठीक है, पहले H में ही होगा तो क्या होगा, मोनोड्रग रेजिस्टेंस। लेकिन अगर H के साथ Z भी आ गया या H के साथ E भी आ गया या Z और E एक साथ आ गया, मतलब मोर देन वन अगर होगा तो, या तीनों के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंट हो गया, दैट विल बी पॉली ड्रग रेजिस्टेंट। लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होगा, जिसमें H प्लस R ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पॉली ड्रग रेजिस्टेंट क्या होगा, अगर HZE इनमें से किसी एक ड्रग से ज़्यादा के लिए रेजिस्टेंट हो जाए। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होगा, जिसमें H प्लस R इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट हो जाए हमारा बैक्टीरिया। तो ये हमने पढ़ लिया मोनो ड्रग रेजिस्टेंट विद रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट और पॉली ड्रग रेजिस्टेंस विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अब हम आते हैं प्री एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो प्री एक्सटेंसिव में क्या होगा कि H प्लस R तो रेजिस्टेंट है, साथ में फ्लोरोक्विनोलोन भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो प्री XDR में क्या होगा, प्री एक्सटेंसिव में आइसोनायाजिड प्लस रिफेम्पिसिन इन दोनों से रेजिस्टेंस है, साथ में फ्लोरोक्विनोलोन से भी रेजिस्टेंस है। और एक्सटेंसिव में क्या होगा, H प्लस R
प्लस फ्लोरोक्विनोलोन इन तीनों से रेजिस्टेंट है, इसका मतलब प्री एक्सडीआर के तो सारे के सारे इंक्लूड कर रहा है, प्लस या तो वो बेडाक्विलिन से रेजिस्टेंट होगा या लाइनोजोलिड से रेजिस्टेंट होगा। मतलब इन तीनों से तो है ही, H प्लस आर प्लस फ्लोरोक्विनोलोन इनसे तो रेजिस्टेंस है ही, साथ में बेडाक्विलिन या लाइनोजोलिड जो होता है इन दोनों में से भी किसी एक ड्रग से रेजिस्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन कौन सा ड्रग अगर तुम्हारा रेजिस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे। अब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जितनी भी अलग अलग तरीके की हमने रेजिस्टेंस पढ़ी है तो उनका ट्रीटमेंट भी होता है, तो वही ट्रीटमेंट अब हम देखेंगे। अगर आइसोनाइजिड रेजिस्टेंट टीबी है, इसका मतलब HRZE में से H के लिए रेजिस्टेंट हो गया है, तो हम RZE तो देते ही रहेंगे, तो RZE तो हम देते ही रहेंगे, साथ में H की जगह मतलब कि आइसोनाइजिड की जगह हम लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे। तो आई लव, तो आइसोनाइजिड की जगह हम लव दे देंगे, तो लीवोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, आई लव, तो आइसोनाइजिड की जगह लीवोफ्लॉक्सासिन दे देंगे। और इसमें इंटेंसिव फेज़ और कॉन्टिन्यूएशन फेज़ अलग अलग नहीं होता है। हम पूरे 6 महीने के लिए यूजुअली जो हम देते हैं 6 महीने के लिए 4 ड्रग देते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड एंड इथेम्बुटोल। 6 से 9 महीने तक, मतलब मैक्सिमम 9 हो जाता है, यूजुअली 6 ही रहता है। अब हम आते हैं शॉर्ट ऑरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस वाला रेजिमेंट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या था, जिसमें तुम H प्लस R से रेजिस्टेंट थे, और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट में तुम R से तो रेजिस्टेंट थे लेकिन सेंसिटिव टू H थे, H फॉर आइसोनाइजिड एंड R फॉर रिफेम्पिसिन। तो पता चल गया शॉर्ट ऑरल रेजिमेंट फॉर MDR दैट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और RR मतलब कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट वाला रेजिमेंट। तो शॉर्ट ऑरल रेजिमेंट में क्या होता है, 4 से 6 महीने का तो होता है इंटेंसिव फेज़, मतलब कि मिनिमम 4 महीने का तो होगा ही होगा, लेकिन अगर तुम्हारी रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं आ रही है 4 महीने के बाद भी, तो तुम्हारा ये एक्सटेंड होके 6 महीने तक हो जाएगा। कैन एक्सटेंड अप टू 6 months इफ स्पूटम कन्वर्जन इज डिलेड। ठीक है, तो इसका इतने टाइम का हो सकता है हमारा इंटेंसिव फेज़, और कॉन्टिन्यूएशन फेज़ होता है इसका 5 महीने का, ये तो फिक्स्ड है। तो अगर 4 + 5 हो जाएगा, मतलब 4 महीने का इंटेंसिव फेज़ होगा तो 9 मंथ का होगा ये टोटल, और अगर 6 + 5 होगा तो वो 11 मंथ का होगा टोटल। तो टोटल ड्यूरेशन फॉर शॉर्ट ऑरल रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी दैट इज 9 to 11 months। अब अगर शॉर्ट ओरल है तो लॉन्ग ओरल भी होता होगा। अब क्योंकि शॉर्ट ओरल छोटा, तो वो प्रिविलेज्ड लोगों को ही मिलता होगा। तो कौन से ऐसे प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनमें हम शॉर्ट ओरल रेजिमेन यूज़ कर सकते हैं? तो एक तो जिन लोगों में कोई फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस नहीं आया है उनमें यूज़ कर सकते हैं, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है सेकेंड लाइन ड्रग से उनमें, जिनमें नो एक्सटेंसिव टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ना एक्सटेंसिव टीबी है ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ना प्रेगनेंसी या लैक्टेशन है। ओके, तो ये जो शॉर्ट ओरल ड्रग रेजिमेन है फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंड रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी, वो हम किन में यूज़ करते हैं? दोज हु हैव नो फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंट, नो एक्सपोजर टू सेकेंड लाइन ड्रग, नो एक्सटेंसिव और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एंड नो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब देख लेते हैं कि इसमें आते कौन कौन से ड्रग हैं। तो इसके इंटेंसिव फेज़ में आते हैं हमारे इतने सारे ड्रग, तो हम उसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे बिकॉज मी इन हेल से। अब तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया, अब रेजिस्टेंस आ गया तो तुम क्या बोलोगे? एक तो मेरे को टीबी हो रखा था, ऊपर से रेजिस्टेंट टीबी हो गया, तो आई एम इन हेल, सो वॉट यू विल बी सेइंग? बिकॉज मी इन हेल दैट्स वाई आई एम टेकिंग दीज मैनी टैबलेट। तो हम इसको याद करेंगे बिकॉज मी इन हेल से। ठीक है, तो दोबारा लिखो आप, बिकॉज मी इन हेल। ठीक है, तो बी से हमारा हो जाएगा बेडाक्विलीन। तो ठीक है, बी से हो जाएगा हमारा बेडाक्विलीन। सी से हो जाएगा हमारा, जो सी है इससे हो जाएगा हमारा क्लोफेजिमीन। सी से हो गया हमारा क्लोफेजिमीन। जेड से हो जाएगा वही पायराजिनामाइड।
एम से हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ई से हो जाएगा वही नॉर्मल इथैम्ब्यूटोल। फिर उसके बाद इन से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो शॉर्ट लेटर्स में लिखा हुआ है। एच से हो जाएगा हमारा आइसोनायाजिड, बट आइसोनायाजिड इन हाई डोज, क्योंकि H प्लस आर रेजिस्टेंट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो जब तुम्हारा H जो है वो रेजिस्टेंट है, वो सेंसिटिव ही नहीं है, तो तुम्हारा देने से क्या फ़ायदा होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हम देंगे हाई डोज, हाई डोज। तो H का मतलब होता है हाई डोज ऑफ आइसोनायाजिड, ठीक है। ई से हो जाएगा, अब एक ई से तो हमारा हो गया इथैम्ब्यूटोल, तो दूसरे से होगा हमारा इथियोनामाइड, दूसरे ई से होगा हमारा इथियोनामाइड। और एल से हो जाएगा, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन था तो वैसे ही तुम, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन था तो वैसे ही तुम या तो लीवोफ्लॉक्सासिन दे दो या तुम दे दो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इन दोनों में से तुम किसी एक में चूज कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये था इसका हमारा वो वाला फेज, इंटेंसिव फेज। तो इंटेंसिव फेज में हम टोटल कितने ड्रग दे रहे थे इसके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ड्रग दे रहे थे हम इसके इंटेंसिव फेज में। और इसके कॉन्टिन्यूएशन फेज में हमें देने हैं सिर्फ 4 ड्रग। सिर्फ 4 ड्रग कौन कौन से, हम एक तो बेडाक्विलीन नहीं देंगे, ठीक है, और साथ में हम हाई डोज ऑफ आइसोनायाजिड और इथियोनामाइड ये नहीं देंगे। हम देंगे या तो लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में से एक, या क्लोफेजिमीन और ZE जो हमारा नॉर्मल था, पायरेजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल। तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जो इसका एक इंटेंसिव फेज होता है शॉर्ट ओरल रेजिमेन का, और एक कॉन्टिन्यूएशन फेज होता है। जो इंटेंसिव फेज होता है उसमें हम 7 ड्रग्स देते हैं, कॉन्टिन्यूएशन फेज में हम 4 ड्रग्स देते हैं। 7 ड्रग्स ऑफ इंटेंसिव फेज हम कैसे याद करेंगे, बिकॉज मी इन हेल। बी से हो जाएगा बेडाक्विलीन, सी से हो जाएगा क्लोफेजिमीन, जेड से हो जाएगा पायरेजिनामाइड, एम से हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ई से हो जाएगा इथैम्ब्यूटोल, एंड इन से कुछ नहीं होगा। एच से हो जाएगा हाई डोज ऑफ आइसोनायाजिड, ई से हो जाएगा इथियोनामाइड, क्योंकि 2 बार ई है तो 1 से इथैम्ब्यूटोल 1 से इथियोनामाइड, और एल से हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन। अब ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन, इन दोनों में से हम कोई एक चूज़ कर लेंगे बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इसके कॉन्टिन्यूएशन फेज में हम सिर्फ 4 ड्रग देंगे, Z और E तो हम देंगे ही, पायरेजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल तो हम देंगे ही, साथ में हम क्या देंगे, हम लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में से देंगे एक, और एक देंगे हम क्लोफेजिमीन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न द शॉर्ट ऑरल रेजिमेन फॉर TB, फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट TB। तो अब हम बात करेंगे लॉन्ग ओरल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट रेजिमेन के बारे में। हमारे पास कुछ सिचुएशंस थी, इन्हीं सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते थे वो शॉर्ट वाला ओरल रेजिमेन, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है, कोई एक भी रिक्वायरमेंट ऐसी रह जाती है जो फुलफ़िल नहीं होगी, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग ओरल रेजिमेन। अब लॉन्ग ओरल रेजिमेन को लॉन्ग ओरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 18 से 20 महीने चलता है। हमारा शॉर्ट कितना चल रहा था, 9 से 11 महीने, 9 से 11 महीने में वो ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन लॉन्ग ओरल जो होता है वो 18 से 20 महीने तक चलता है। हमारे शॉर्ट ओरल में एक इंटेंसिव फेज़ होता था 4 से 6 महीने का, और एक कॉन्टिन्यूएशन फेज़ होता था 5 महीने का। लेकिन इसमें ऐसा कोई इंटेंसिव फेज़ या कॉन्टिन्यूएशन फेज़ नहीं होता है, ठीक है। जो लॉन्ग ओरल रेजिमेन है इसमें सेम ही ड्रग चलेगा फॉर द 18 to 20 मंथ्स, ठीक है। तो अब उसके ड्रग याद करने से पहले हम देख लेते हैं कि लॉन्ग ओरल रेजिमेन के लिए हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। जो ग्रुप A के ड्रग होते हैं वो कोर ड्रग्स होते हैं, ग्रुप B के जो ड्रग होते हैं वो एडिशनल ड्रग होते हैं, और ग्रुप C के जो ड्रग्स होते हैं वो हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हम तब ही यूज़ करते हैं, मतलब रेजिस्टेंट के केस में, ठीक है। समझ में आ गया। तो ग्रुप A के हम पक्के पक्के से यूज़ करते हैं ड्रग, ग्रुप B के भी हम पक्के पक्के से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हाँ ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप C की तो हम उसके ड्रग्स तभी यूज़ करते हैं, वरना यूजुअली हम लॉन्ग ओरल रेजिमेन में ग्रुप A और ग्रुप B के ही ड्रग यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग ओरल रेजिमेन के टेक्स्ट की। इसमें कोई सेपरेट इंटेंसिव फेज या कॉन्टिन्यूएशन फेज नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन शॉर्ट ओरल रेजिमेन कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू द
मतलब रिक्वायरमेंट्स दैट वुड नॉट फुलफिल्ड। अब आते हैं ग्रुप ए में कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो ग्रुप ए के जो ड्रग होते हैं वो कोर ड्रग होते हैं और ये प्रायोरिटाइज किए जाते हैं कि अगर हम लॉन्ग ओरल रेजिमेन दे रहे हैं तो ये ड्रग्स तो हमें पक्का पक्का देने हैं जब तक इनके अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए। तो लॉन्ग ओरल रेजिमेन जो होता है इट लव्स बड़ी लाइन कि बड़े टाइम तक करना है, तो लॉन्ग ओरल रेजिमेन लव्स बड़ी लाइन। ठीक है, तो इससे ही हम याद करेंगे हम कोर ग्रुप के ड्रग्स। तो लॉन्ग ओरल रेजिमेन लाइक्स बड़ी लाइन, तो बड़ी लाइन से हो जाएगा बड़ी क्यू बेडाक्विलीन, लव से हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ ही आ जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, या तो तुम लीवोफ्लॉक्सासिन दे दो तुम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दे दो। लाइन बड़ी लाइन, तो लाइन से हो जाएगा लाइनोजोलिड। ठीक है, तो लॉन्ग ओरल रेजिमेन लव्स बड़ी लाइन, तो लव्स बड़ी लाइन से हो जाएगा लव से हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन, बड़ी से हो जाएगा बेडाक्विलीन और लाइन से हो जाएगा लाइनोजोलिड। सो दीज आर ग्रुप ए ड्रग्स। ग्रुप बी ड्रग्स देख लेते हैं। बी के बाद क्या आता है सी, तो हम सी 2 बार लिख देंगे, तो सी से हो जाएगा क्लोफेजिमीन और सी से ही हो जाएगा साइक्लोसीरिन और टेरिडीजोन वट एवर इट इज़। तो हम सी 2 याद रखेंगे, क्लोफेजिमीन एंड साइक्लोसीरिन। तो ये हो गया ग्रुप बी के। तो हम प्रायोरिटी देते हैं ग्रुप ए को, फिर उसके बाद ग्रुप बी को। अब हमारे पास आते हैं ग्रुप सी के ड्रग, और ग्रुप सी के ड्रग बहुत सारे हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो हम ये याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरी। तो सी मतलब कि सी कैटेगरी वाली लड़की। तो एक पैजेंट चल रहा था जिसमें जो ये ईथा नाम की लड़की थी ये सी कैटेगरी में थी, मतलब होता होगा पेजेंट में कुछ कि ए कैटेगरी की लड़कियाँ, ये बी की और सी की। तो जैसे ही इसे पता चला कि ये सी कैटेगरी में है, तो ये जो ईथा लड़की है ये डिलेमा में चली गई। ये सोचने लगी कहीं सीला मेरे से ज़्यादा प्यारी तो नहीं है, कहीं लोगों को सीला मेरे से ज़्यादा प्यारी तो नहीं लग रही, इसलिए मेरे को सी कैटेगरी में रखा है। तो ये बंदी इतनी मंद बुद्धि निकली कि इसने माइक के पास जाके अपना नाम बोल दिया, ईथा नाम बोल दिया। ठीक है, तो जो हमारी ईथा थी वो सी कैटेगरी में आई थी, तो इसीलिए वो डिलेमा में चली गई कि कहीं सीला को तो प्यारी नहीं समझ लिया लोगों ने, कहीं सीला तो ज़्यादा प्यारी नहीं लग रही लोगों को, तो इसीलिए ये माइक के पास गई और इसने ईथा नाम बोल दिया। तो अब हम देख लेते हैं इससे, लड़की से ईथा से हो जाएगा इथेम्ब्यूटॉल। ये डिलेमा में चली गई थी जब इसको सी कैटेगरी में लाया था, तो डिलेमा जो हो गया इससे हो जाएगा डिलेमेनिड। इससे क्या डिलेमा हो गया था, कहीं सीला मेरे से ज़्यादा प्यारी तो नहीं है, तो सीला से हो जाएगा सीलास्टैटिन और प्यारी से हो जाएगा पायराजिनामाइड। ठीक है, सीलास्टैटिन अगर तुम दोगे तो साथ में इमीपेनम भी देना पड़ेगा, और अगर तुम मेरोपेनम दोगे तो तुम्हें वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पता चल गया कि सीला में से कहीं ज़्यादा प्यारी तो नहीं। तो उसने क्या किया, माइक के पास जाके, माइक से हो जाएगा अमाइकासिन, पास से हो जाएगा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ईथा नाम बोल दिया, इथियोनामाइड, इथियोनाम, ईथा नाम तो इथियोनामाइड ये बोल दिया। सो दीज आर द ड्रग्स अंडर ग्रुप सी कैटेगरी। ठीक है, तो लॉन्ग ओरल रेजिमेन में हम क्या करेंगे, 8 से 20 महीने तक देंगे। कौन से ड्रग, ग्रुप ए के सारे ड्रग, तो लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में से बेडाक्विलीन और लाइनोजोलिड। तो लीवाफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, बेडाक्विलीन और लाइनोजोलिड ये पक्का पक्का से दे रहे हैं। साथ में जो ग्रुप बी के ड्रग थे वो दे रहे हैं क्लोफाजिमीन और साइक्लोसीरिन, तो क्लोफाजिमीन और साइक्लोसीरिन दे रहे हैं, प्लस ग्रुप सी ड्रग अकॉर्डिंग टू एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट। अगर ससेप्टेबल है, ज़रूरत है तो दे देंगे, नहीं तो नहीं सही। तो ग्रुप सी के ड्रग हमने देख लिए। इसमें क्या होता है कि जो बेडाक्विलीन होता है उसको 6 महीने बाद हम स्टॉप कर देंगे। बेडाक्विलीन हम 6 महीने के बाद नहीं देते। शॉर्ट ओरल रेजिमेन में भी हम सिर्फ इंटेंसिव फेज़ में ही दे रहे थे, उसको कॉन्टिन्यूएशन फेज़ में नहीं दे रहे थे। तो बेडाक्विलीन के बारे में ये बात याद रखना। फिर एक चौथा रेजिमेन आता है हमारा, सबसे क्यूटेस्ट रेजिमेन लगता है मेरे को, दैट इज़ बी पाल रेजिमेन। इसके नाम में ही इसके ड्रग है। जब हम फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन जो होते हैं ये सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो हम बी पाल रेजिमेन यूज़ करते हैं। और ये 6 महीने का है पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। इसमें बी से हो जाएगा बेडाक्विलीन,
P से हो जाएगा प्रीटोमेनिड और L से हो जाएगा लाइनोजोलिड। बस इसमें यही याद रखना है, द Q टेस्ट regimen that I have seen in case of tuberculosis. So thank you so much. It was like this, इतना ही only. So thank you so much.